नमस्कार। एक बार फिर से सेल्फ में ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे जापान का दरवाज़ा कैसे खुला। ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, एशिया के इतिहास से लिया गया है। ये टॉपिक एशिया के इतिहास को भी दो पार्टों में बांटा गया है। एक चीन जापान का इतिहास, एक पार्ट है चीन जापान का इतिहास, उसी से ये टॉपिक लिया गया है। तो इसके पहले आप देख चुके हैं कि चीन का दरवाज़ा यूरोपियों के लिए कैसे खुला, किसने खोला। और ये है जापान, क्योंकि एशिया में चीन और जापान ऐसे दो देश थे जो देश दुनिया से कटे अलग थलग, उनकी अपनी अलग सभ्यता, संस्कृति, अपने रीति रिवाज थी। लेकिन जब यूरोपियों ने इनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया और इनके एकांतवास जीवन का भंग किया और अपने उपनिवेश यहाँ पे स्थापित किए, तो ये देश भी, यानी एशिया के ये चीन और जापान भी यूरोपीय कंट्रियों के साथ किस तरह से अपना सामंजस्य बैठा पाए, उनकी चर्चा हम करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो आपने देखा चीन का दरवाज़ा कैसे खुला, किसने खोला। तो मैं बता दूं, चीन का दरवाज़ा इंग्लैंड ने खोला था और इसी के साथ साथ अन्य यूरोपीय कंट्री को भी उसमें प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। अब आता है प्रश्न कि जापान का दरवाज़ा कैसे खुला और किसने खोला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जापान भी एशिया का ऐसा देश था जिनकी अपनी एक अलग थलग सभ्यता, संस्कृति थी, उनके अपने रहन सहन थे। वो देश दुनिया के लोगों को असभ्य समझते, उनकी बाहरी दुनिया में कोई रुचि नहीं थी। तो फिर उसके एकांतवास जीवन को किस देश ने भंग किया। सबसे पहले बता दूं, जापान में अलग अलग समय में अलग अलग वंशों का शासन था। उनमें एक तोकुगावा वंश था। उसका शासनकाल 1603 से 1867 ईस्वी तक जापान में तोकुगावा शासन काल में पूर्ण शांति बन गई। तोकुगावा वंश का शासक था। आर्थिक दृष्टि से भी जापान को काफ़ी प्रगति हुई। जब तोकुगावा वंश के शासन काल में जापान जो था आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। जापान संसार से पृथक होकर एकदम सुख चैन की जीवन बिता रहा था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी देशों ने उसका द्वार थपथपाया। ऐसे ही अपना वो सिलसिला चल रहा था। तो 19वीं शताब्दी में, यानी 1800 कुछ में, पश्चिमी देशों ने, यानी कि यूरोपीय कंट्रियों ने उसका दरवाज़ा थपथपाया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे, उनके बंदरगाह का यूज करना चाहते थे, और इस तरह से जापान के एकांत जीवन का अंत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रारंभिक संपर्क, यानी कि जापान का सबसे पहले पहल किस तरह से देश दुनिया से संपर्क स्थापित हुआ। बारहवीं सदी में यूरोप के लोग जापान के नाम या अस्तित्व से परिचित नहीं थे। 12वीं सदी में, यानी 1100 कुछ में, यूरोप के लोग जापान के नाम से परिचित नहीं थे। 13वीं शताब्दी में मंगोल दरबार में रहने वाले मार्को पोलो ने पहले जापान का नाम सुना। उसके बाद पुनर्जागरण काल में यूरोप के नाविक जब एशिया के समुद्री मार्गों की छानबीन करने लगे तो वे जापान भी पहुँचे। ये तो आपको पता है कि पुनर्जागरण काल में नए नए देशों की खोज की जा रही थी, नए नए चीज़ों का आविष्कार किया जा रहा ताकि अपने उपनिवेश स्थापित किए जाएं। तो इसी छानबीन में, नए देशों की खोज में, एक जापान नामक देश का भी पता चला। 1543 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली जापान में अपना कदम रखे। और यदि आप विश्व इतिहास से परिचित हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली ही ऐसे समुद्री यात्री थे, पुर्तगाल से, यूरोपीय कंट्री है पुर्तगाल, जो नए देशों की खोज में सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया। जैसे भारत की खोज किसने की? पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा ने। तो जब जापान पे पुर्तगाली नाविक ने अपना कदम रखा तो 7 सूमा रियासत के लोगों ने उसका बड़ा सत्कार किया। ये तो आप जानते ही हैं कि पहले कोई व्यक्ति आता है तो कोई देश उसका कितना स्वागत करता है, क्योंकि उसको ये उस यात्री या जो भी
लोग रहते हैं, बाहरी लोग, उनके मंसूबे से ये लोग परिचित नहीं रहते हैं, बस आतिथ्य सत्कार के रूप में उनका स्वागत करते हैं। और वहाँ के डैमों ने उनमें से अनेक अस्त्र खरीदे, यानी कि पहले जब पुर्तगाली आए तो उनका स्वागत किया गया, उनसे कुछ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए गए, उनसे बारूद और बंदूक खरीदे गए। 1555 ईस्वी तक वे स्वयं बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार बनाने लगे और फिर जापानियों ने उनसे कुछ सीखा और 55 ईस्वी तक कुछ हथियार वगैरह भी बनाने लगे। प्रारंभिक पुर्तगाली यात्रियों के आगमन के कुछ ही वर्षों के उपरांत 1549 में कुछ ईसाई पादरी भी सातसुमा पहुँचे। अब देखिए, ये तो समुद्री यात्री पहुँचे थे, इसके पहले यात्री व्यापारी पहुँचे थे, अब उसके बाद से कुछ पादरी भी पहुँचे। क्योंकि यूरोपीय कंट्री, एक बात आप समझ लें कि यूरोपीय कंट्रियों का यही पूरा नियम था कि सबसे पहले व्यापारी जाते, व्यापारी के पीछे पीछे ईसाई पादरी चले जाते। तो इस तरह से व्यापार के साथ साथ धार्मिक मामलों पर भी वो अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। तो वहीं 1549 में कुछ ईसाई पादरी भी सातसुमा रियासत पहुँचे। ओके, उनका भी जापानियों ने स्वागत किया और धर्म प्रचार की स्वीकृति दी। अब उन्हें कहा गया कि चलो भाई अपना धर्म प्रचार करो। 16वीं सदी के अंत तक स्पेनिश और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच तथा अंग्रेज नाविक भी जापान पहुँचे। ओके, यह यूरोपीय यात्री नागासाकी में अपनी कोठियाँ बनाकर व्यापार करने लगे और ईसाई धर्म प्रचारक भी स्वतंत्र पूर्वक धर्म प्रचार करने लगे। और जापानी जो थे शुरू में उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। अब समझ में आ गया धीरे धीरे जापान में कैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद से स्पेनिश आए, उसके बाद से डच आया, फिर अंग्रेज आया और फिर उस तरह से उन्होंने आके अपने व्यापार स्थापित किए, धर्म का प्रचार करने लगे, अपनी कोठियाँ बनाने लगे। फिर आगे देखते हैं। इस तरह से तो ये था प्रारंभिक संपर्क। शुरू में जापानियों के से यूरोपियों ने किस तरह से संपर्क साधा। यूरोपियनों की बदनीयती और जापानी प्रतिक्रिया। अब धीरे धीरे ये यूरोपियनों के जो विचार थे, उनके कुत्सित विचार, जो उनके मंसूबे थे, वो सामने आने लगे। जब से जापान का पश्चिमी देशों से संपर्क हुआ, तब से उन्होंने लगातार उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। भाई जापान तो था एशिया का ऐसा सभ्य कंट्री, तो वो तो जानता था कि अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उन्होंने ऐसा ही किया। जापान ने यूरोपियों के व्यापार, धर्म ज्ञान, विज्ञान आदि में रुचि प्रदर्शित की और उनका समुचित आदर सत्कार किया। लेकिन यूरोपियों का रवैया उनके नियत से शुरू से ही खराब था। अभी यूरोपियन तो सबसे पहले अपने व्यापार स्थापित किए और ईसाई धर्म प्रचारक भेजे, तो लेकिन इन सब मंसूबे के पीछे उनके रवैये और नियत जो शुरू से ही खराब थे। वे आपस में ही लड़ते रहते। डच लोग अंग्रेज़ तथा स्पेनी के खिलाफ जापानियों को भड़काते थे। अब जितने भी विदेशी यूरोपीय कंट्री के जो विदेशी व्यापारी यहाँ पे आए थे, वो एक दूसरे के खिलाफ एक जापानियों को भड़काते रहते थे। अंग्रेज और स्पेनिश डचों की शिकायत करते और डच अंग्रेज और स्पेनिशों को शिकायत करता। इस कारण जापान इन्हें शंका की दृष्टि से देखने लगे। जब ये दोनों आपस में लड़ते भी और जापान को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते भी थे, तो जापानी भी अब धीरे धीरे इनको शंका की दृष्टि से देखने लगे। इसके अतिरिक्त जापान के समुद्र तट के समीप इन यूरोपीय शक्तियों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। इन सारी घटनाओं ने जापान की धारणा में भारी परिवर्तन कर दिया। जापानी लोग उन्हें अवांछनीय तत्व समझने लगे। अब ये एक दूसरे से जापानी समुद्र के किनारे लड़ते भी थे। अब जापानी लोग इन्हें हे नज़र से देखते थे, उनकी नीयत पर वो लोग संदेह भी करते थे। इसी समय एक ऐसी घटना घटी, देखते हैं कि वो घटना कौन सी ऐसी घटना घटी जो यूरोपियनों के लिए जापान का दरवाज़ा खोल दिया। तो देखते हैं 1556 ईस्वी में 1556 में स्पेन का एक जहाज़ टूट गया। ओके, उसका मुख्य नियामक, यानी नियामक का मतलब होता है कोऑर्डिनेटर, वो जहाज़ का जो कोऑर्डिनेटर था जापानी अफसरों के पास लाया गया। उसे स्पेनी ने यह कह दिया कि स्पेनियों की नियति यह है कि वह विदेशों में पहले व्यापारी और धर्म प्रचारक भेजते हैं, जब उनके अड्डे कायम हो जाते हैं तो उन्हें फ़ौज भेजकर जल्दी से उस देश को जीत लेते हैं और अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं।
यानी कि एक आया जब जहाज़ टूटा, जापानी जहाज़, स्पेनी जहाज़, तो उसका मुख्य कोऑर्डिनेटर जो था वो जापानी अफसर से मिला और बातों ही बातों में उसने ये कह दिया कि स्पेनियों की यही एक नियति होती है कि वो किसी भी देश में पहले व्यापार करने आते हैं, फिर अपने धर्म प्रचारक भेजते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ अपने साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब देखिए, इस घटना के बाद जापानियों की आंखें खुल जाती हैं। अब इससे क्या, जापानियों के कान खड़े हो गए। इसके बाद से खबर मिली कि मैक्सिको से एक स्पेनी बेड़ा, मतलब समुद्री जहाज़ को बेड़ा भी कहा जाता है, मोलुकस जीतने के लिए चल पड़ा है। मोलुकस एक जगह था, उसको जीतने के लिए चल पड़ा। 1612 ईस्वी में स्पेनियों ने जापान तट का सर्वेक्षण भी शुरू किया। अब जापानी के जो तट थे, क्योंकि मैप पर आप जानते होंगे एशिया के पूर्वी भाग में जो समुद्र के किनारे है जापान स्थित है, तो सबसे जापानी तटों का, क्योंकि उस समय समुद्री तट जो होते थे, बंदरगाह होते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि उससे विदेशी व्यापार आसानी से होता था, संपन्न होता था। तो उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। इस बातों को देखकर शोगुन को विश्वास हो गया कि शोगुन वहाँ का जो था शासक को कहा जाता था शोगुन। वो समझ गए कि यूरोपियों के मन में छल कपट है और उनकी सुरक्षा को खतरा है। सबसे पहले उसने ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर सख्ती से पाबंदी लगाई। अब उसने ईसाई मिशनरियों के गतिविधियों पर पाबंदी लगा दिया। 1623 ईस्वी में इएमित्सु जापान का शोगुन बना। शगुन हमने लिख दिया गलती से। अब नया शासक बना इएमित्सु। उसका ख्याल था कि स्पेनी सभी बुराइयों की जड़ है। अब वो लोग स्पेन से घृणा करने लगे। 1624 ईस्वी में उसने आदेश दिया कि सभी स्पेनी जापान छोड़कर निकल जाएं। यहाँ तक कि जापानी व्यापारियों को भी आदेश दिया गया कि वो स्पेनियों के साथ किसी तरह का मेल मिलाप, व्यापार वगैरह न रखें। इनमें पुर्तगालियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मैक्सिको और फिलीपींस के साथ भी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 3 अगस्त 1640 को 4 पुर्तगाली दूत और उनके 57 साथियों की हत्या कर दी गई। अब इस तरह से पुर्तगालियों के साथ युद्ध भी हो गया और जापानियों ने विदेशों से अपना संबंध पूर्ण रूप से तोड़ लिया और चीनी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी। अब जिस सारे यूरोपीय कंट्री जो थे उनके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए, लेकिन बस एक चीन था। चीन तो वैसे भी अपना पड़ोसी देश था, उसके साथ व्यापार करने की छूट दी गई, क्योंकि वह जापान में व्यापार के सिवा कोई दूसरी हरकत नहीं करते थे। ओके, क्योंकि चीनी सीधे साधे लोग थे, वो सिर्फ व्यापार ही करते थे, कोई दूसरी हरकत नहीं करते थे। इस प्रकार जापान अपने को अगले 2 शताब्दियों तक कठिन एकांतवास में रखा, यानी 2 शताब्दियों तक। इस तरह से प्रारंभिक जो यूरोपीय कंट्रियों ने था जो संपर्क करने की कोशिश की, उससे अलग होने के बाद 2 शताब्दियों तक जापान एकांतवास में रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। रूस और इंग्लैंड से संपर्क। अब देखते हैं कि वहाँ तो स्पेनी, डच, मैक्सिको, इंडोनेशियन किस तरह से अपना संपर्क तोड़ता है। अब रूस और इंग्लैंड से संपर्क स्थापित करता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशांत महासागर में यूरोपियों की हलचल बढ़ गई। जापान के सागर में रूस के जहाज़ आने जाने लगे। रूस जापान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता था, लेकिन 1792 ईस्वी में एक रूसी जहाज़ आने जाने लगा। रूस जापान के साथ संबंध तो स्थापित करने चाहता था, इसीलिए उसने अपना एक प्रतिनिधि दल भी जापान भेजा। अब जो जापान आया उसका रूस का एक व्यापारी प्रतिनिधि दल, उनसे कहा गया कि केवल वो नागासाकी में ही उतर सकता है। 1804 ईस्वी में एक दूसरा रूसी प्रतिनिधि दल नागासाकी पहुंचा। उसने व्यापार के बारे में बातचीत चलाई, लेकिन उसे उत्तर मिला कि जापान को विदेश व्यापार की ज़रूरत नहीं है। यानी जब रूस व्यापार के लिए अपने हाथ बढ़ाया तो जापानियों ने सीधे सीधे मना कर दिया कि उसे विदेशी व्यापार की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कारण जापान और उसके संबंधों में बड़ा तनाव आ गया। लेकिन उस समय रूस जो था यूरोप में नेपोलियन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, अतः जापान की ओर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूस के बाद ब्रिटेन ने जापान में घुसने का प्रयत्न किया। 1793 में मैकार्टन को जापान जाने का आदेश हुआ। 1793 में मैकार्टन को जापान जाने का आदेश हुआ, लेकिन जापान ने उसे आने की इजाज़त नहीं दी।
1819 में अंग्रेज़ों ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। अब सिंगापुर जापान से सटा हुआ एरिया है, उस पर अधिकार किया और वे किसी तरह जापान में प्रवेश पाने का कोशिश करने लगे। इस क्रम में अंग्रेज़ और जापानी नाविक में 1824 में एक मामूली टक्कर हो गई। इससे चिढ़कर जापानी अधिकारियों ने 1825 में आदेश दिया कि यदि कोई विदेशी जहाज जापान में उतरेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन 1842 में इस कानून को कुछ नरम किया गया। इसका मुख्य कारण था प्रथम अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध में जापान की पड़ोसी चीन की पराजय हुई थी। इससे जापान को भय लगने लगा कि अतः जापान ने डच बंदूकों का आयात कर अपनी सेना को सुदृढ़ भी किया और जापान अपनी एकांतिक नीति पर डटा रहा। यानी कि अंग्रेज़ों ने भी जापान से अपने संपर्क साधने की कोशिश की है फिर से, लेकिन वो उन्हें मना कर दिया। लेकिन वो उतना सख्त नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि वो देख चुका था अफीम युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने उसके पड़ोसी देश चीन को पराजित कर दिया था, वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। या ये कहे कि उन्होंने अपने षड्यंत्र के द्वारा या जैसी भी नीति अपनाकर चीन का दरवाज़ा यूरोपियों के लिए खोल दिया था। अभी तक तो आप देख रहे थे कि जापान का दरवाज़ा नहीं खुला। अनेक यूरोपीय कंट्रियों ने देशों ने संपर्क साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन जापान का दरवाज़ा नहीं खुला। जापान यूरोपीय देशों के बीच और अपने बीच एक बाउंड्री वॉल जो है, एक दीवार जो है वो खड़ा किए रहता है। तो आखिर वो दीवार कैसे गिरती है उसके लिए अभी हम थोड़ा सा और टाइम देंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और जापान का संपर्क। जापान के ऊपर पश्चिमी संकट संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से आया, न कि यूरोप के किसी के देश के द्वारा। यानी कि ये भी आपको सुन के बड़ा ताज्जुब लगेगा, थोड़ा आश्चर्य होगा कि हमेशा से उपनिवेश स्थापित करने में, किसी देश के एकांतवास को भंग करने में यूरोपीय देशों का मुख्य रूप से अंग्रेज़ों का हाथ महत्वपूर्ण रहा है, यदि आप एक सर्वे करके देखें तो। लेकिन जापान ऐसा कंट्री था जहाँ उसके अगर एकांतवास को कोई ख़त्म किया वो था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है समुद्री यात्रा के समुद्री रास्ते से सटा हुआ है जापान से, तो वहाँ उसके हित स्वार्थ कायम थे, इसीलिए उसने उसका दरवाज़ा खुला और वो चाहता था इसके द्वारा वो उसे कुछ उसके बंदरगाहों पर अधिकार मिले ताकि वो किसी व्यापार व्यवसाय करने में उसे सुविधा हो। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने तो अभी तुरंत आपको बता दिया संक्षेप में। प्रथम अफीम युद्ध में चीन का द्वार विदेशियों के लिए खोल दिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। उसी प्रकार अमेरिका के घुसपैठ के कारण जापान का द्वार भी विदेशियों के लिए खुल गया। अब वो घटना कौन सी थी? आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में जापान में अमेरिका की रुचि बढ़ रही थी, क्योंकि प्रशांत महासागर में उसकी, देखिए अब इसे जोड़ने वाला कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर में उसकी व्यापारिक गतिविधियां बड़े जोर से बढ़ने लगी थी। वह एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता था। इस क्रम में ज्यों अमेरिका ने अपने पैर पश्चिम में बढ़ाए, त्यों जापान से उसका संपर्क असंभावी नजर आने लगा। 1840 में 1846 में एक जहाजी अमेरिकी जहाज कठिनाई में फंस गया और उसे जापान के एक बंदरगाह में शरण लेनी चाहिए। अब देखिए, उस समुद्री यात्रा के दौरान एक जहाज़ कठिनाई में फंस गया और उसने चाहा कि जापान के एक बंदरगाह पर वो रुक जाए और जापान इसके लिए उसकी अनुमति दे। अतः अमेरिका यह महसूस करने लगा कि प्रशांत महासागर के व्यवहारिक संबंध स्थापित किए जाए, और उसे ये भी लगा कि प्रशांत महासागर में जापान से सटे होने के कारण जापान के साथ और उनके साथ एक व्यवहारिक संबंध स्थापित किया जाए। 20 जुलाई 1846 को अमेरिकी नौसेना का एक अधिकारी 2 जहाज लेकर जापानी बंदरगाह पर उतरा और व्यापारिक संबंध के लिए प्रार्थना किया। अब 1846 में नौसेना के यानी जल सेना के 2 अधिकारी जापान पर आते हैं बंदरगाह पर और उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जापान सरकार क्या है? इनकार कर देता है। फिर 1853 में एक दूसरा अधिकारी 4 युद्धपोतों के साथ आया और जापान के अधिकारियों से प्रार्थना की कि वे जापान के बंदरगाहों में अमेरिकी युद्धपोत को ठहरने की सुविधा दें। उसने उपहार के साथ सम्राट के नाम एक पत्र भी दिया। इसके बाद
वह रवाना हो गया। लेकिन रवाना होने से पहले उसने जापानियों को चेतावनी दी कि अगले वर्ष वह अधिक शक्तिशाली बेड़ों के साथ उत्तर लेने आएगा। यानी उसने तो पहले तो ये बात कह दी कि वो उसके साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, और उसने कोई अनुमति नहीं दी, उसके प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले वर्ष फिर से आऊँगा। अतः पुनः फरवरी 1854 में कोमोडोर पेरी, एक कमांडर जो आया फिर से, वो उसका नाम क्या था? कोमोडोर पेरी। कब आया था? 1854 में। 3 भाप के जहाज और 5 यान लेकर फिर पहुंच आया। पेरी आते ही जापान से संधि करने की जिद की। वस्तुतः शोगुन ने जल्दीबाजी में डैमो की एक सभा बुलाई, यानी कि उसके पार्लियामेंट को डैमो कहा जाता था। तो वहाँ के शासक जो फिर से वो कोमोडोर पेरी जो आ गया था, तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, कोई उतना सूझ नहीं रहा था। तो उसने अपने पार्लियामेंट की बैठक बुलाई और उसमें विभिन्न मत प्रकट किए गए। एक पक्ष विदेशियों के विरुद्ध था तो दूसरा पक्ष संधि करने के भी पक्ष में था। तक काफ़ी सोच विचार कर एक दूसरे पक्ष की बात मान ली गई, यानी कि अमेरिका के साथ संधि करने की बात मान ली गई। और बहुत ही हर्षपूर्ण वातावरण और सामाजिक रस्मों के बीच कानागावा में संधि की वार्ता आरंभ हुई। यानी जो संधि हुई थी अमेरिका और जापान के बीच, कानागावा में हुई थी, और 31 मार्च 1854 को यह संधि संपन्न हुई। यानी कि जापान का दरवाज़ा कब खुला? 1854 में। और किस संधि के द्वारा खुला? कानागावा की संधि के द्वारा। और चीन का दरवाज़ा कब खुला था? 1856 के लगभग। और वो किस संधि के तहत? नानकिंग संधि के तहत, ये कानागावा संधि के तहत। अब हम देखते हैं कि संधि की शर्तें क्या थी। कानागावा की संधि। इस संधि के अनुसार अमेरिकी जहाज़ों को अपने बंदरगाह पर ठहरने, कोयला लेने तथा यात्रियों, नाविकों और व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने की बात मान ली। किसने मान ली? जापान ने। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के आदान प्रदान की व्यवस्था हुई। यह भी तय हुआ कि अन्य देशों को जापान में जो भी अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी वो संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि देखिए अमेरिका कितना चालाक देश था कि उसने ये भी कह दिया कि यदि भाई मेरे से तूने जो भी संधि की हो, अगर कोई दूसरा यूरोपीय कंट्री तुमसे संधि करता है तो मुझे जो सुविधाएं देते हो करने के लिए अपने देश में, वो मुझे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अमेरिकियों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं यूरोपीय देशों से संधि। अब कुछ यूरोपीय देशों से भी संधि हुई। कानागावा की संधि के साथ ही विदेशियों के लिए जापान का दरवाज़ा खुल गया। इस तरह से आपको मालूम हुआ जापान का दरवाज़ा किसने खोला। और अन्य राष्ट्र के प्रतिनिधि भी पेरी का अनुसरण करते हुए जापान पहुंचे और जापान से संधि करने में सफल रहे। 1856 ईस्वी तक ब्रिटेन, रूस और अमेरिका को जापान में विस्तृत अधिकार मिल गया। अब इस तरह से क्या हुआ? ब्रिटेन, रूस और अमेरिका को जापान में व्यापार करने की सुविधा मिल गई। जापान के संन्यास और एकांतिक जीवन का इस प्रकार से अंत हो गया। अब हम देखते हैं कि संधियों का परिणाम क्या हुआ। संधियों का परिणाम, चलिए लास्ट तक आ गए, वीडियो लंबा जा रहा है। इन संधियों का परिणाम यह हुआ कि इन संधियों ने सदियों से बंद जापान का दरवाज़ा विदेशियों के लिए खोल दिया और जापान के पृथकवादी जीवन का अंत हो गया। और जापान का द्वार खोलने से जापान पश्चिमी ताकत के रहस्यों को जाना और उसके अनुसार ही अपने आप को ढालकर अपना सर्वांगीण विकास किया और कुछ ही दिनों में वह संसार की एक महाशक्ति बन गया। जापान का दरवाज़ा खुलने का एक और परिणाम हुआ कि शोगुन की बड़ी बदनामी हुई और 1868 ईस्वी में जापान में एक रक्तहीन क्रांति हुई और जापान में मेजी पुनर्स्थापना हो गया। मेजी पुनर्स्थापना मैं बताऊंगी कि आखिर मेजी पुनर्स्थापना क्या है। शोगुन मतलब शासक, सातसुमा रियासत, तो शोगुन वहाँ
का शासक था। तो जिस तरह से विदेशियों के लिए जापान का दरवाज़ा खुल गया, अब वो फ्री से आने जाने लगे, व्यापार करने लगे, तो इससे शोगुन यानी कि जो वहाँ का शासक था, जो जिस वंश का शासक वहाँ पे स्थापित था, उसकी बड़ी बदनामी हुई। अब लोगों ने एक क्रांति फैलाई और आगे चल के मेजी पुनर्स्थापना हुआ। मेजी रिस्टोरेशन यानी मेजी पुनर्स्थापना क्या है, मेजी क्या है, वो कब जापान में स्थापित हुआ मेजी पुनर्स्थापना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए आप चीन जापान का ये जो सीरीज़ चल रहा है उसको फॉलो कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी अनमोल सुझाव कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिस्ट्री की संपूर्ण नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। और जो नहीं भी हैं तो आप जब भी कहें, जो भी आपको लग रहा हो कि जो टॉपिक नहीं है, तो हम उस पर आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे। तब तक के लिए आपने इतना साथ दिया, आपने इतने धैर्य के साथ वीडियो को देखा सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।